आजकल एक आर्टिकल की बहुत चर्चा हो रही है। इसका नाम है आर्टिकल 355। लेकिन आखिर ये आर्टिकल 355 है क्या, इसके बारे में बात करने वाले हैं। आखिर आर्टिकल 355 कहां से शुरू हुआ और आखिर ये चर्चा में क्यों है। मौजूदा परिप्रेक्ष्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल के बीरभूम में जारी हिंसा के बीच कांग्रेस ने और जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने आर्टिकल 355 को लागू करने की मांग की है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर बंगाल में आर्टिकल 355 लागू करने की बात कही है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि राज्य सरकार संविधान के अनुरूप काम कर रही हो। लेकिन आखिर ये आर्टिकल 355 आखिर क्यों लागू किया जाए, उससे पहले थोड़ी बात कर लेते हैं बीरभूम में क्या हुआ। दरअसल पश्चिम बंगाल के बीरभूम में 21 मार्च को एक टीएमसी नेता की हत्या हो गई। इसके बाद वहां पर हिंसा भड़कती है, भीड़ जो है गुस्साती है। उसके बाद उसने 5 घरों को आग लगा दिया, इसमें 2 बच्चों समेत 8 लोगों की जलकर मौत हो गई। इसके बाद से ही बीरभूम में तनाव बढ़ गया और तमाम राजनीतिक पार्टियां ये कहने लगी कि वहां पर आर्टिकल 355 को लागू किया जाए। तो चलिए जानते हैं कि आखिर आर्टिकल 355 क्या है। संविधान के अनुसार लोक व्यवस्था और पुलिस राज्य के विषय हैं, लेकिन आर्टिकल 355 बिगड़ती कानून व्यवस्था को संभालने के लिए केंद्र को दखल करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 355 में कहा गया है कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है ये कि वो हर राज्य की बाहरी आक्रमण और अंदरूनी उथल पुथल की स्थिति में उसकी रक्षा करे। अनुच्छेद 355 केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वो राज्य में कानून व्यवस्था संभालने के लिए दखल करे। इसके जरिए केंद्र ये भी देखता है कि राज्य में सब कुछ संविधान के अनुरूप चल रहा है या नहीं चल रहा है। लेकिन आर्टिकल 355 आर्टिकल 356 से अलग है। कितना अलग है? आर्टिकल 356 यानी होता है राष्ट्रपति शासन। ये कब लागू होता है? सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में केंद्र राज्य संबंधों की लेकर एक एसआर बोम्मई बनाम केंद्र सरकार के मामले में फैसला दिया था कि जब तक केंद्र सरकार अनुच्छेद 355 का पूरी तरह से उपयोग न कर ले, तब तक अनुच्छेद 356 के बारे में नहीं सोचना चाहिए, यानी कि 356 तब तक लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 355 के बाद अनुच्छेद 356 को लागू किया जा सकता है, जिससे राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। अनुच्छेद 356 में लिखा है कि जब राज्य में आपातकाल जैसी स्थिति होती है तो राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकते हैं। अब बताते हैं कि आखिर कब लगता है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन। अगर राज्य की विधानसभा में कोई पार्टी बहुमत न साबित कर पाई हो और विधानसभा अपना नेता यानी मुख्यमंत्री न चुन सकी हो, तब लागू होगा। युद्ध, भूकंप, बाढ़ या महामारी जैसी किसी भी आपदा में अगर समय से राज्य में विधानसभा चुनाव न हो सके हो, तब लगता है ये। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया हो और सरकार गिर गई हो और उसके बाद कोई दूसरी पार्टी बहुमत साबित न कर पाई हो, तब लगता है। अगर राज्यपाल या राष्ट्रपति को खुद ऐसा लगता है कि राज्य सरकार या विधानसभा संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रही है, तब भी ये लागू हो सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या कानून व्यवस्था के मामले में भी ये लग सकता है? तो जवाब ये है कि कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। पंजाब में 80 के दशक में जब उग्रवादी गतिविधियों ने अपना बोलबाला बढ़ा दिया था, तब 1987 से 1992 के बीच 5 साल के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। जम्मू कश्मीर में 1990 से 1996 के बीच आतंकवाद बढ़ने के कारण वहां पर लगातार 6 साल तक राष्ट्रपति शासन रहा। पंजाब के बाद ये दूसरी बार था जब राष्ट्रपति शासन की अधिकतम सीमा 3 साल तक उसे बढ़ाई गई थी। उत्तर प्रदेश में साल 1973 में पुलिस विद्रोह के चलते 5 महीने तक और 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद 1 साल तक राष्ट्रपति शासन यहां पर लागू रहा। आंध्र प्रदेश में 1973 में अलग राज्य की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुए। इसके बाद यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया, जो कि 11 महीने तक चला। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये कितने दिनों तक रहता है। तो इसका जवाब यह है कि राष्ट्रपति शासन शुरुआत में सिर्फ 6 महीने तक के लिए होता है। हालांकि राज्य में अगर स्थिति सामान्य नहीं होती है तो इसे संसद के दोनों सदनों को मंजूरी से बढ़ा दिया जाता है, यानी कि इसे हर 6 महीने के बाद एक्सटेंड किया जा सकता है। वहीं अगर राष्ट्रपति जब चाहें तब राष्ट्रपति शासन को वो हटा सकते हैं। अब इसके बाद बताते हैं कुछ जरूरी प्रावधान। ये जरूरी प्रावधान है आपातकालीन प्रावधान कि आखिर देश में कितने तरह के आपातकालीन प्रावधान हैं। सबसे पहले इन प्रावधानों के बारे में बात करते हैं। ये प्रावधान जो है वो केंद्र सरकार को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाते हैं। और भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से दिए गए हैं। आपातकालीन प्रावधानों का उद्देश्य देश की अखंडता, संप्रभुता, एकता, अखंडता, सुरक्षा, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और संविधान की रक्षा करना है। इसके 3 प्रकार हैं, यानी 3 आपातकाल की स्थितियां हो सकती हैं। पहला राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा संवैधानिक आपातकाल, तीसरा वित्तीय आपातकाल, जो कि देश में अब तक नहीं लगा है, लेकिन हम तीनों पर विस्तार से बात कर रहे हैं।
सबसे पहले बात करते हैं आखिर राष्ट्रीय आपातकाल क्या है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तब होती है जब युद्ध हो जाए या फिर बाहर से कोई देश आक्रमण कर दे या आर्म्ड फोर्सेस जो है वो विद्रोह के आधार पर भी ये लागू हो सकता है। संविधान इस प्रकार की आपात स्थिति को दर्शाने हेतु आपातकाल की उद्घोषणा अभिव्यक्ति का प्रयोग करती है और ये लागू हो जाता है। अब घोषणा के आधार क्या हो सकते हैं? अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तब कर सकते हैं जब भारत या उसके एक हिस्से की सुरक्षा को युद्ध या बाहरी या आक्रमण या आर्म्ड फोर्सेस के विद्रोह से खतरा हो। राष्ट्रपति युद्ध या आर्म्ड फोर्सेस विद्रोह या बाहरी आक्रमण की वास्तविक घटना से पहले ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगर उसको ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है तो उसको देखते हुए पहले इसकी घोषणा हो सकती है। जब युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है तो इसे बाह्य आपातकाल के रूप में जाना जाता है। दूसरी ओर जब आर्म्ड फोर्सेस के विद्रोह के आधार पर इसकी घोषणा होती है तो इसे आंतरिक आपातकाल के रूप में जाना जाता है। ये बेहद समझने वाली बात है। सशस्त्र विद्रोह शब्द को 44वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। इस शब्द से पहले इसे आंतरिक अशांति के रूप में जाना जाता है। तो जरूरी है आप समझ लें कि आखिर इसे कब जोड़ा गया था। इसे 44वें संविधान संशोधन के बाद ही जोड़ा गया था। अब बताते हैं कि आखिर वित्तीय आपातकाल क्या होता है। अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है यदि वो इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसी स्थिति बन गई है जिसके कारण भारत या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या क्रेडिट को खतरा है, तब ये जो है लागू हो सकता है। अब बात करते हैं कि आखिर आपातकाल के दौरान आम आदमी के अधिकारों पर कितना फर्क पड़ता है। अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन करते हैं। इन दो प्रावधानों के नीचे समझाया गया है कि अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों का निलंबन। अनुच्छेद 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाती है तो अनुच्छेद 19 के सभी जो 6 मौलिक अधिकार जो मिले हैं वो निलंबित हो जाते हैं। वहीं दूसरे मौलिक अधिकारों का भी निलंबन हो जाता है। अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आदेश द्वारा मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु किसी भी अदालत में जाने के अधिकार को निलंबित करने की शक्ति जो है वो देता है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय शासन और वित्तीय आपातकाल में जो है उस पर मौलिक अधिकारों पे उस वक्त जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये था आर्टिकल 355 के बारे में पूरी जानकारी कि आखिर आर्टिकल 355 कहां कब लगा, कितने दिन तक इसकी अवधि होती है और आखिर आर्टिकल 355 को लगाने को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप और ऐसी किसी टॉपिक पर जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें।